हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हम न्यूज़ ले रहे हैं, वो है रिश्ते में आई दरार नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है विवाह। अब ये न्यूज़ क्यों हाईलाइट हो रही है? क्योंकि एक मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का यूज़ कर सकता है। अब ये विशेषाधिकार का यूज़ किस तरीके से होगा ये जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 142(1) में ये उपबंध है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये हक है, यानी कि उसको पावर दी गई है कि वो किसी भी विवाह को डिक्री के माध्यम से अवैध मतलब खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है उस विवाह को। अब अभी तक क्या होता था कि जब तलाक के लिए याचिका दी जाती थी तब उसमें 6 महीने का वक्त दिया जाता था कि अगर आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं उस 6 महीने के अंदर तो आप अपनी याचिका को वापस ले सकते हैं, और अधिकतम उस याचिका की जो अवधि है वो 18 महीने की होती है। लेकिन एक विशेषाधिकार है 142(1) में कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, दोनों पक्षों का विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है तो उस विवाह को वो डिक्री के माध्यम से खत्म कर सकता है। यहाँ पर यही बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत पूर्ण न्याय करने की मिली विशेष शक्ति और विशेषाधिकार को स्पष्ट करते हुए यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रमनाथ और जेके महेश्वरी की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को सुनाया। संविधान का अनुच्छेद 142(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री पारित कर सकता है और वह पूरे भारत में लागू होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B आपसी सहमति से तलाक के संबंध में है। इस धारा की जो उपधारा कही जाती है उसमें तलाक की याचिका देने के बाद यानी फर्स्ट मोशन यानी पहला आवेदन के 6 महीने बाद पक्षकार सेकंड मोशन मूव करेंगे। यदि इस बीच तलाक की अर्जी वापस नहीं ली गई है तो वो फिर प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि पहले मोशन के बाद 18 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों पक्षों की सहमति से तलाक के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम में दूसरा आवेदन करने और 6 महीने के इंतजार की अवधि को भी खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब इस 142(1) में ऐसा उपबंध किया गया है कि जो हिंदू अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं या फिर जो 6 महीने का समय दिया गया है उसको भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। अब अभी तक हालांकि ये संशोधन होने के बाद अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, और जब ये अंतिम फैसला आएगा तो हम उसको और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है कि अब 50% वोट की सीमा पार करेगी भाजपा। देखिए, जब अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे, अभी तो हालांकि जेपी नड्डा हैं, जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष थे तब उनके ही शासन में जो भाजपा है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, यानी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा लोग भाजपा में हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हालांकि अभी भी वो एक अध्यक्ष की भूमिका में ही माने जाते हैं। उन्होंने बोला है कि पार्टी को और मजबूत बनाया जाएगा, संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा, इसमें और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। चुनावी तैयारियों में व्यस्त शाह ने कहा है कि कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें हमारी पार्टी यानी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जो लाभान्वित लोगों की संख्या है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ जो लोगों को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा समूह बन गया है। तो वो समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसका लाभ हमें कर्नाटक चुनाव और 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मजबूत होती अर्थव्यवस्था। देखिए, कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। अगर हम अप्रैल 2023 के विभिन्न आंकड़ों की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो मजबूत होती जा रही है। पिछले महीने अगर जीएसटी संग्रह की बात करें तो वो भी रिकॉर्ड बना और सार्वकालिक शीर्ष स्तर पर पहुंच गया, और अगर नए ऑर्डरों की बदौलत मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI 4 महीने के उच्च स्तर पर रहा है। 30 अप्रैल को
एक दिन में सबसे ज़्यादा घरेलू हवाई यात्रियों ने सफ़र करने का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब इसमें जीएसटी कितना संग्रह हुआ है? 1.87 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी संग्रह हुआ है वो सबसे ज़्यादा है। अभी तक 2022 में 1.67 लाख का हुआ था। आपको पता होगा कि जीएसटी जुलाई 2017 से जीएसटी प्रणाली लागू है और उसके बाद 2022 में 1.67 लाख सबसे बड़ा करेक्शन था, लेकिन अब वो हो गया है 1,87,000। 4.56 लाख घरेलू यात्रियों ने एक दिन में किया हवाई सफ़र, यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद पीएमआई जो 57.2 पर पहुंच गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे 14 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे 14 मोबाइल ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन 14 जो ऐप हैं उनको ना तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और ना इन पर किसी प्रकार का संवाद किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आईटी एक्ट 2000 के तहत इन ऐप को ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इन सभी ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठन अपने समर्थन में कर रहे थे। ब्लॉक होने वाले जो ऐप हैं वो हैं मीडिया फायर, विक्रमे, ब्री-आर, वी चैट, नंदबॉक्स, कोनियन, IMO, ऐसे कई ऐप हैं। मंत्रालय ने हालांकि जो सुझाव भेजे थे वो 15 ऐप के भेजे थे, जिसमें 14 को बैन किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्मार्ट सिटी मिशन की जो समय सीमा है वो जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दी गई है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कुछ शहरों के अनुरोध के बाद स्मार्ट सिटी मिशन के लिए समय सीमा जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। इस मिशन की मौजूदा समय सीमा जून 2023 निर्धारित थी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केवल शहरों के एक चुनिंदा उपसमूह को विस्तार देने का मतलब नहीं है और ये भेदभाव की नीति होती, इसलिए पूरा जो समय सीमा है वो जून 2024 कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ईरान के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों की चुनौतियों के बावजूद भारत और ईरान ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश तेज कर दी है। सोमवार को तेहरान में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ने ईरान के NSA अली समखानी से मुलाकात की है और द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर बातचीत की है। उल्लेखनीय है कि इसी हफ्ते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होनी है, जबकि जुलाई 2023 में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी के भी भारत आने की तैयारी है। जानकार का कहना है कि इन उच्च स्तरीय मुलाकातों में प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के आपसी कारोबार को बढ़ाने में विकल्प पर विचार किया जाएगा। देखिए, डोभाल और समखानी के बीच जो मुलाकात हुई है दोनों देशों की तरफ से चुप्पी साध कर रखी गई है। देर शाम तक अधिकारियों के तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। ईरान के मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई कि इसमें सभी तरीके के जो मुद्दे उठाए गए वे द्विपक्षीय थे। इसमें राजनीतिक, रक्षा और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े सहयोग का जो मुद्दा था वो प्रमुखता से उठाया गया। डोभाल की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान से भी होने वाली है। लाहियान जो है वो 5 मई 2023 को गोवा में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आएंगे। कूटनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर के साथ जो लाहियान हैं कि द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। उनका कहना है कि ईरान के साथ संवाद भारत इसलिए बढ़ा रहा है कि ईरान पर प्रतिबंध समाप्त होने की संभावना मजबूत हुई है। इसको देखकर ही भारत ने चाबहार पोर्ट का काम तेज करने का भी फैसला किया है। पिछले महीने भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चाबहार पोर्ट के विकास को लेकर बुलाया था। इसमें ईरान के अलावा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राजद्रोह कानून की समीक्षा पर सलाह के अग्रिम चरण में है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगस्त तक के लिए टाल दी है। केंद्र ने सोमवार को कहा कि औपनिवेशिक युग के जो दंडात्मक प्रावधान की समीक्षा पर सरकार परामर्श के अग्रिम चरण में है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्नीवाला की पीठ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी की इस दलील पर गौर किया कि सरकार ने आईपीसी की धारा 124A की समीक्षा शुरू की है। अदालत मामले पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। याचिकाओं में दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। वेंकटरमणी ने कहा कि परामर्श की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और इसे संसद में भेजे जाने से पहले उन्हें दिखाया जाता है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि कृपया मामले को संसद के मानसून सत्र के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि अप्रैल में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। देखिए, जो चालू वित्त वर्ष है 2023-24 के पहले महीने यानी अप्रैल में जीएसटी संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में 1,87,035 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले जो है वो 12% अधिक है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में 1.67 लाख का इसमें जीएसटी संग्रह हुआ था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 38,440 करोड़ रुपए है, तो एसजीएसटी की हिस्सेदारी 47,412 करोड़ है। अप्रैल में आईजीएसटी के मद में 89,158 करोड़ रुपए वसूले गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पहली बार जीएसटी का कलेक्शन 1.75 लाख रुपए से अधिक रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगी 1.4 करोड़ नौकरियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग और डाटा सेगमेंट के चलते अगले 5 वर्षों में देश में 22% नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नवीनतम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों के स्वरूप में बदलाव होने का अनुमान है। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो 6.9 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे, जबकि 8.3 करोड़ रोजगार के खत्म होने की उम्मीद इसमें जताई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। आईएस के सरगना अबू हसन को तुर्की ने सीरिया में मार गिराया है। देखिए, खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू हसन अल कुरैशी को तुर्की के सुरक्षा बलों ने एक अभियान में शनिवार को सीरिया में मार गिराया। पिछले साल अक्टूबर में आईएस के सरगना अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने के बाद अबू हसन अल कुरैशी ने आईएस की कमान संभाली थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने बताया कि लंबे समय से आईएस के इस कथित सरगना की तलाश की जा रही थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतवंशी अभिनेत्री मीरा शयाल को बाफ्टा फेलोशिप सम्मान। ब्रिटेन में भारतवंशी अभिनेत्री लेखिका मीरा शयाल बाफ्टा फेलोशिप से 14 मई को सम्मानित की जाएंगी। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा की ओर से यह किसी व्यक्ति को फिल्म या टेलीविजन में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पंजाबी माता पिता की संतान शयाल इंग्लैंड के मिडलैंड्स में पली बढ़ी हैं। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाटक एवं साहित्य में योगदान के लिए उन्हें 2 बार सम्मानित किया था। गुडनेस ग्रेसियस एट मी और दी कुमार्स एट नंबर 42 जैसे टीवी शो में के लिए जाने जाने वाली शयाल अभिनेत्री, पटकथा लेखिका में के रूप में भी जानी जाती हैं। तो ये आज का 2 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।